Now let's see the new instruction called call and return. So actually what happened when you run a program sequentially, at some point of time you wanted to call a subroutine. Okay, subroutine is nothing but a function. You call a function in a C programming language or C++ or any other language. आप एक फंक्शन बनाओगे और उसको किसी दूसरे फंक्शन में कॉल करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल मेन से आप एक फंक्शन कॉल करना चाहते हो सम या सॉर्टिंग का. सो शुरू में कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए वो सीक्वेंशियल चलेगा. उसके बाद यू कॉल अ फंक्शन, लेट्स से दिस इज द इंस्ट्रक्शन नंबर 100 and then we have 101, 102, 103. I am assuming here that one instruction is of one word. अगर one word से ज़्यादा की होगी तो 100 के बाद लेट्स से 2 वर्ड की एक इंस्ट्रक्शन है तो 100 के बाद 102 आएगा, 102 के बाद 104 आएगा, बिकॉज one instruction is of 2 words, but here I am assuming that one instruction is of 1 word. So in my entire subject, if not explicitly told to you, I am assuming each instruction is of 1 word. Now at let's say instruction number 100 we are calling call subroutine. Subroutine is nothing but a function. So what happen is, let's say this is a PC program counter value. होता ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेट्स से हमने ये इंस्ट्रक्शन कॉल की, हमारे पास ये 100 नंबर की इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर्ड है. इसको ध्यान से समझिएगा, बिकॉज मे बी आज ही मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन सब रूटीन एंड interrupts. So there the concept will be helpful if you understand this carefully. Now see this, हमने ये 100 नंबर का एड्रेस कॉल किया और हर एक इंस्ट्रक्शन डिफरेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में डिवाइडेड होती है. फॉर एग्जांपल one instruction could be divided into different types of micro instructions. That is, first could be fetching of instruction. आप जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन है उसको आप पहले fetch करोगे, मतलब उसको उठाओगे मेमोरी से. फिर उसके बाद आप पता लगाओगे what type of that instruction is, that is decoding. So one is fetching, then decoding, and after decoding you may want to execute the instruction, and that time you will get to know that एग्जीक्यूशन के बाद आप उसमें रिजल्ट जनरेट करोगे. दैट टाइम यू विल गेट द रिजल्ट, एंड आफ्टर डूइंग एग्जीक्यूशन देन यू विल ट्राई टू राइट बैक द रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट जो आपका जनरेट हुआ है वो अभी आपके पास टेम्परेरी है. उसको जब तक आप राइट बैक नहीं करोगे जहाँ पे आपको वो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं लिखा जाएगा. सो बेसिकली we have divided our one instruction into 4 micro programmed instruction, that is fetch. So हमने पहले fetch किया, then we have decode, then execute, and then write back. So these are the 4 phases mainly. There can be 5, 6 or 7 phases also that we will learn in another lecture of pipelining, when I will understand you the full-fledged micro instructions. But here let's take 4 micro instructions only. Now हमारे पास पीसी की वैल्यू है जब ये इंस्ट्रक्शन फैच हुई, जस्ट आफ्टर फैचिंग, यू नो, राइट आफ्टर दिस फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन, दिस प्रोग्राम काउंटर वैल्यू विल बी अपडेटेड टू 101 right after fetching. Although you wanted to run the subroutine which probably at let's say 300 location, यहाँ पे आपका ये सबरूटीन स्टार्ट सबरूटीन था, ये आपका जो सबरूटीन था वो ऑब्वियसली 101 से तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद तो उस कॉल के आगे की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है ना. जैसे आपने मेन के अंदर एक फंक्शन लिखा इस तरह से, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, देन यू हैव कॉल्ड सम a कॉमा b, एंड देन यू आर राइटिंग लेट्स से printf हेलो. कोई सेंस नहीं है इस प्रोग्राम का, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. लेट्स से ये 100 नंबर की इंस्ट्रक्शन थी और ये 101 की इंस्ट्रक्शन थी. तो 100 पे जब आपने इस इंस्ट्रक्शन को फैच किया उसके बाद ही ये प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 101 हो गई, जो कि ये printf को रन करेगा. लेकिन उसके बाद जब आप इस फंक्शन इस इंस्ट्रक्शन को
फैच करने के बाद डिकोड करोगे और एग्जीक्यूट करोगे, तो एग्जीक्यूट करते हुए आपको पता चलेगा दैट दिस इंस्ट्रक्शन इज नॉट अ ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शन एंड यू वांटेड टू जंप, you wanted to branch to a subroutine, let's say at address 300, इसका address था let's say 300, so at that time it will modify it to 300, इस 101 को ये 300 में change करेगा and it will go to the subroutine and it will start running the subroutine. Now at the end of the subroutine we don't know where to go, क्योंकि हमारे पास ये 101 का जो एड्रेस था ये परमानेंटली लॉस्ट हो गया है। उसने क्या किया, इस 100 इंस्ट्रक्शन नंबर को, 100 नंबर के एड्रेस को पहले रिप्लेस किया 101 से जस्ट आफ्टर फैचिंग, बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन व्हाट हैपन इज we have updated 101 to 300 because we wanted to go at that subroutine, and when we have replaced this 101 we have lost the return address. So we have to store this 101 address somewhere so that after running the subroutine we can go back. Okay, are you getting this? See, right now after running the 100 number instruction you may go to the another address of subroutine which is 300, but then after running this whole instruction of this subroutine you wanted to go back to this particular instruction, maybe 101, but you have lost that 101 because you have replaced it by 300. So in order to go back to that previous address, that is after calling, you have to store that 101 somewhere, and there are different approaches to store the previous return address. See, there are two types of return. One is return the value, that I am not talking about. I am not talking about return the value or return the result. What type of, देखो फंक्शन जब आप बनाते हो तो उसमें होता है जैसे int sum और पैरामीटर, और उसके बाद लास्ट में आप रिटर्न करते हो लेट्स से रिटर्न सम। तो मैं वो रिटर्न सम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने वो पूरा फंक्शन चला दिया, उसके बाद जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ पे आपको वापस जाना है, तो वैल्यू वापस जानी है, उसको छोड़ दो, अभी उसकी बात नहीं हो रही है, आपको उस एड्रेस पे वापस जाना है सो दैट यू कैन कंटिन्यू योर प्रोग्राम. So how can you go to that calling function again when you have lost the calling address? So for that purpose you have to store that address, and there are various approaches to store that address that we will learn one by one. Okay, so the first approach could be, what you can do is you can write, let's say, return 101 here itself. एक सबसे पुरानी इनिशियल अप्रोच ये है कि हम रिटर्न एड्रेस को सप्लाई कर देते हैं व्हेन वी आर गोइंग बैक टू द व्हेन वी हैव फिनिश्ड द सब रूटीन. तो हम लास्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं कि रिटर्न टू दिस पर्टिकुलर एड्रेस, और हम यहाँ पे आ जाएंगे. बट देन द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज कि लेट से आपने दोबारा इस फंक्शन को 200 नंबर से कॉल किया. लेट से कॉल, इस सब रूटीन का नाम था सम, और हमने ये कॉल सम किया. कॉल अगर सम करेंगे तो ये फिर से इसी एड्रेस पे कॉल होगा, और फिर इसको रन करेंगे तो ये क्या होगा, ये 101 पे रिटर्न हो जाएगा. तो ये क्या होगा, ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 101 पे, विच इज़ रॉन्ग. दैट्स व्हाई आई हैव रिटर्न विद अ रेड पेन, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद रिटर्न यहाँ पे होना चाहिए था, बट देन इट हैज़ नॉट डन बिकॉज हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड एड्रेस लिख दिया है. दैट्स वाई दिस अप्रोच गॉट फेल्ड, बिकॉज फंक्शन को हम बनाते ही इसलिए हैं, सब रूटीन्स को इसीलिए बनाते हैं दैट अवर कोड बिकम लेस मेसी. ओके, और उसको हम कई बार कॉल कर सकते हैं. But here that approach has got completely failed. So that's why this approach got failed, because we cannot go back to the calling function. We have gone to the this address every time. And there is one more problem with this approach is, अगर हम प्रोग्राम को relocate कर दें, प्रोग्राम को रिलोकेट करने के बाद अब इस एड्रेस 101 का ज़रूरी थोड़ी है कि ये 101 से पे जाना है. अगर ये रिलोकेट होने के बाद ये एड्रेस हो गया 400,
तो ये 401 हो जाएगा। अब हमें 101 पे नहीं जाना, अब हमें 401 पे जाना है, तो ये हार्ड कोडेड एड्रेस हमारा नहीं चलेगा. सो दैट्स व्हाई दिस अप्रोच गॉट फेल्ड. ओके, so you can write down few things first and then we will move on to the different other approaches. Okay, so what I can do is one more thing. I can provide you the notes if right now you can understand this, and we can provide you the notes later on. Otherwise I can write here and you can write right now also. Whatever suits to you is completely fine with me. Just tell me what to do. The notes, sir, notes. Okay, so shall I move on to the other approaches and you can understand here, and then after reading from my notes you can make your notes also. Okay. Yes, sir. Okay, so another approach is what we can do is we can store, instead of writing the address here, we can store the this return address in some other register. For example, what we can do is like this. you know what we can do here is like this. I'll explain you in a more simpler manner. सो अभी हमारे पास लेट से ये 100 है, हमने इसको इस इंस्ट्रक्शन को फैच किया, ये 101 हो गया, और जब हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन पे पहुंचेंगे, तो ये 101 को 300 पे चेंज करना चाह रहा है, यहाँ पे 300 पे कॉल करना चाह रहा है और इसको चेंज करना चाह रहा है. बट देन राइट बिफोर द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, हम फंक्शन को कॉल करने से पहले, ब्रांच करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक रजिस्टर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन रजिस्टर, and in this register what we can do is we can store this value, let's say 101 here, and at the time of execution we can change it to 300. अब हमने इसको 300 पे चेंज कर दिया. now it will go to this 300, run the entire run this entire subroutine, and then when the subroutine is finished it will read the value from the register कि ये रिटर्न एड्रेस है, और वो इस पर रिटर्न हो जाएगा. ओके, तो इसमें क्या हुआ, अब नेक्स्ट टाइम लेट से अगर मैंने इसको कॉल किया 200 से, तो इस समय 200 पे पीसी की वैल्यू क्या होगी 200. जब मैं इस इंस्ट्रक्शन को फैच करूँगा तो ये इसको इंक्रीमेंट करके 201 कर देगा, और उसके बाद जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो एग्जीक्यूशन में इस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को चेंज करने से जस्ट पहले ये क्या करेगा, इस 101 को चेंज कर देगा 201 से, और इसको चेंज कर देगा 300 से, क्योंकि हमें 300 पे ब्रांच करना है. सो व्हाट इट विल डू इज इट विल गो टू 300, execute the whole instruction of that subroutine and read the program count, read the value from the register and go back to my next instruction. So this is how we have not written the hard coded address. So this is how we can work. But then the problem with this approach is, let's say what I wanted to do is, I have this flow, I wanted to call let's say 300. So instead of let's say 300, if I write sum, this is a subroutine sum, and I go to some subroutine, and in this subroutine let's say at 400 instruction, this is at 300, at 400 I wanted to call another subroutine. Let's say at this I wanted to call xyz subroutine. Okay, now let's say this is starting at 600. So now see what happen is, understand this. यहाँ पे हमारे पास PC की वैल्यू थी 100, जब हमने ये वाली इंस्ट्रक्शन को फैच किया इसकी वैल्यू हो गई 101, और 101 रन नहीं होगा क्योंकि ये कॉल कर रहा है सम फंक्शन. तो सम फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले ये क्या करेगा, रजिस्टर के अंदर 101 को सेव करेगा क्योंकि वो रिटर्न एड्रेस है, और फिर इसको चेंज कर देगा 300 से. प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज हुई और हम सम वाले फंक्शन पे चले गए.
जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया 400 पे हम गए तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन इस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 400 अभी। अब जब हम इसको फेच करेंगे तो ये हो जाएगा 401। 401 होने के बाद ये कॉल इंस्ट्रक्शन है, तो एग्जीक्यूशन के समय इसको पता चलेगा कि अब 400 नहीं, हमें 401 नहीं चलानी है, ये 401 नहीं चलानी है, हमें चलानी है जंप टू 600। तो क्या करेगा, क्योंकि हम रजिस्टर में रिटर्न एड्रेस स्टोर कर रहे हैं तो ये 101 को 401 से चेंज कर देगा, 401 से चेंज कर देगा बिकॉज इट हैज़ टू रिटर्न टू 401 एंड आफ्टर दैट इट एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ all these instructions of subroutine of xyz and after executing this it will go back to 401 because हमारे पास यहाँ पे 401 था। इसको 600 किया एग्जीक्यूशन के बाद, ये पूरा रन किया और इस रिटर्न एड्रेस को पढ़ के ये 401 पे आ गया। Now after executing this whole function we don't know where to come back, this address of 101 is lost. Since we are using only one register, we can call only one function at a time. If we wanted to call one subroutine and from that one subroutine we want to call another subroutine and from that subroutine we want to call another subroutine, that we cannot do because we have only one register to store one return value, and if we wanted to store multiple return values we want to have multiple registers. That is unfortunately not possible because number of registers are limited. Okay, so only one register we have used and that is not enough. So clearly there is an advantage from the previous approach in which we are supplying the address at the end. जो हमने सबसे पहली अप्रोच पढ़ी थी उसमें हम एड्रेस सप्लाई कर रहे थे, रिटर्न एड्रेस, बट वो प्रॉब्लम तो रिलोकेशन में ही प्रॉब्लम हो गई, वो तो बिल्कुल ही बेकार थी। ये वाली काम कर रही है अप्रोच, बट इस अप्रोच में केवल एक फंक्शन कॉल हो सकता है, उसके बाद अगर मैं उस वन फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करना चाहूँ, दूसरे से तीसरे को कॉल करना चाहूँ तो ये नहीं चल पाएगी बिकॉज हमारे पास पहले वाले रिटर्न एड्रेस लॉस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये अप्रोच भी हमारी बेकार हो गई। देन सम पीपल कम अप विद द थर्ड अप्रोच। थर्ड अप्रोच इज स्टोर द एड्रेस इन द सब रूटीन, store the address in the subroutine itself. How? Let's see that. इस अप्रोच के अंदर लोगों ने क्या किया कि लेट्स से ये हमारा इंस्ट्रक्शन चली, 100 वाली इंस्ट्रक्शन पे गए और हमने कॉल किया कॉल लेट्स से सम 101 102 और इस तरह से और भी इंस्ट्रक्शन हैं, और ये सम वाली इंस्ट्रक्शन हमारी लेट्स से 300 से स्टार्ट हो रही थी और हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेस खाली होगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अपनी इंस्ट्रक्शंस को रन करना शुरू किया और उसके बाद इंस्ट्रक्शन को रन करने के बाद हमने दूसरा फंक्शन कॉल किया, क्योंकि पुरानी वाली अप्रोच के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक से दूसरा कॉल करने के बाद, दूसरे से तीसरा कॉल करने के बाद हम पहले पे वापस नहीं आ पा रहे थे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाय यूजिंग दिस अप्रोच ऑफ सबरूटीन। Here we are going to store the return address in the subroutine itself. How? Let's see that. यहाँ पे हमारे पास कुछ खाली स्पेस होगा और उसके बाद ये फंक्शन रन होना शुरू होगा। जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया XYZ और ये हमारा लेट्स से 600 से स्टार्ट हो रहा है XYZ और ये हमारा सम फंक्शन था। नाउ सी, हम यहाँ पे PC वाली वैल्यू को 100 लिखा, ध्यान से सुनिए, हमने PC प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को 100 लिखा। इस इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद ये 101 हो गया। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूशन से पहले हमने इस रिटर्न एड्रेस को क्या किया, अपने सब रूटीन में स्टोर कर दिया 101। हमने इसको रजिस्टर में स्टोर नहीं किया, हमने इसको रिटर्न एड्रेस हार्ड कोडेड नहीं लिखा, हमने इसको हमारा जो फंक्शन है सब रूटीन है उससे पहले कुछ जगह खाली छोड़ दी और वहाँ पे सप्लाई कर दिया। इट कैन स्टोर वन एड्रेस, ओनली वन एड्रेस, ठीक है। हमने हर एक फंक्शन से पहले कुछ स्पेशल कोड लिखा हुआ है लेट्स से इंटरनली कि वो क्या करेगा,
प्रोग्राम काउंटर की पुरानी वैल्यू को अपने पास स्टोर करके रख लेगा, ऊपर खाली जगह छोड़ रखी है, एंड देन इट विल एग्जीक्यूट द फंक्शन, और इसकी वैल्यू को 300 किया और ये एग्जीक्यूट करेगा फंक्शन को। और फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हुए लेट्स से ये कॉल XYZ आया, तो ये लेट्स से 350 पे था, तो इस समय क्या होगा, इसकी वैल्यू 350। अब जब हम इस कॉल को एग्जीक्यूट पहले फेच करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 351। 351 होने के बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको पता चलेगा कि 351 नहीं चलानी है, 600 चलानी है। तो 600 चलाने से पहले ये क्या करेगा, इस 351 को ऊपर स्टोर कर देगा एज अ रिटर्न एड्रेस। ओनली वन रिटर्न एड्रेस कैन बी स्टोर्ड इन अवर सब रूटीन फॉर एग्जाम्पल, एंड देन it will make it 600 and it start executing. At the end what it will do is it will read the return address. जब हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ये रिटर्न स्टेटमेंट आई, तो ये क्या करेगा, इस वाले एड्रेस को रीड करेगा और उस एड्रेस पे चला जाएगा, और यहाँ पे हम चले गए। और उसके बाद लास्ट में जब यहाँ पे रिटर्न होगा तो क्या होगा, इस रिटर्न में वो इस एड्रेस को रीड करेगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे अब हम मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल सब रूटीन भी कॉल कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन मल्टीपल सब रूटीन, बट देन हियर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेट्स से अगर मैं यहाँ पे रिकर्जन बनाना चाहूँ, एक फंक्शन से अपने आप को कॉल करना चाहूँ, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। व्हाई? वी हैव अ स्पेस, लिमिटेड स्पेस हियर ऑफ स्टोरिंग ओनली वन एड्रेस। अब आप बोलोगे सर 2 एड्रेस स्टोर कर लो, मैं बोलूँगा कि रिकर्जन 3 बार कर लूँगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। आप बोलोगे सर 10 एड्रेस स्टोर कर लो, तो 10 से ज़्यादा रिकर्जन नहीं हो सकता है। हाउ मैनी रिकर्जन में one function is calling itself, so how many times it is calling itself is not known to you. So how many addresses we want to store in the subroutine, that is not fixed. So that's why this approach will fail, because let's say क्या करेगा वो, अगर मैं इसी के अंदर बताऊँ आपको, इसने सम कॉल किया, सम ने यहाँ पे 300 में XYZ की जगह सम ही कॉल कर दिया। जब ये सम कॉल करेगा, अब रिटर्न एड्रेस आपके लिए इस 351 हो गया, ये हो गया 351। नाउ व्हाट यू विल डू इज, इसको आप चेंज करोगे 351 पे। अब ये 101 लॉस्ट हो गया, 101 लॉस्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे बहुत सारी लिमिट स्पेस भी बना दो, मैं मान लेता हूँ कि आपके पास में इनफाइनाइट स्पेस है, आपने बहुत सारे एड्रेस स्टोर करने शुरू कर दिए, आपने क्या किया, इसको डिलीट नहीं किया, 101 स्टोर्ड है, और आपने क्या किया, यहाँ पे ऊपर 351 स्टोर कर लिया। बट देन आप इसको जब दोबारा एग्जीक्यूट करोगे तो आप फिर से 351 ही स्टोर करोगे, बिकॉज द कॉलिंग एड्रेस इन द रिटर्न स्टेटमेंट रिकर्जन में जहाँ पे आप बार बार कॉल कर रहे हो तो 351 ही है। बट द प्रॉब्लम इज एवरी टाइम यू आर चेंजिंग, यू आर कॉलिंग द रिकर्जन, द वैल्यूज हैव गॉट चेंज्ड। आप वापस इसी एड्रेस पे आके सेम वैल्यूज एक्सेस करोगे, डिफरेंट वैल्यूज एक्सेस नहीं करोगे। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आप लेट्स से फैक्ट 5 कॉल करते हो तो n की वैल्यू 5 है, लेकिन जब ये कॉल करेगा n इंटू फैक्ट ऑफ n-1, तो अब n की वैल्यू 4 हो गई है। बट देन एट दिस एड्रेस एंड दिस एड्रेस the value of n will be 5 only. How can you access n equal to 4? And here only we are storing the addresses, we are not storing the values also. So there is a problem with calling recursion, function calling itself with subroutine, with storing the return address inside the subroutine. So this is a problem. Then there comes a new approach called fixed memory location, and the problem remains same. What they have done is, उन्होंने क्या किया, इस फिक्स्ड मेमोरी, ये आपके लिए एक रैम है, रैम के अंदर एक फिक्स्ड लोकेशन बना दी। लेट्स से 100 से 1000 तक हम केवल एड्रेसेस स्टोर करेंगे। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई, फिक्स्ड स्टोरेज में हमारे पास इसके अंदर प्रॉब्लम है कि सेम थिंग,
आप कितने एड्रेसेस स्टोर करोगे आपको नहीं पता. द नंबर ऑफ एड्रेसेस यू वांट टू स्टोर इज नॉट नोन, सो दैट्स वाई फिक्स्ड मेमोरी कैन नॉट बी यूज्ड. लेट से आपके पास फिक्स्ड मेमोरी है 1000 एड्रेसेस को स्टोर करने की, बट देन यू वांटेड टू कॉल 1100 एड्रेसेस functions, 1100 functions you wanted to call. So for initial starting 1000 functions it will store the address, but again for another 100, the last 100 functions it cannot store. So how it will go back, don't know. So the problem with fixed memory location also remains same, and it is also time consuming. Why? Because register are faster, you can access register faster, but fixed memory location, the memory location of RAM is relatively slower, so it will also be time consuming. And then comes the best method called memory stack. So instead of storing result at fixed memory, what you do is you make a stack, and this is the best method. So this is the best method till now, and here what we do is we store the return addresses at the memory stack. Okay, so now see this, what we do is, let's say we are calling a function at this 100, call sum 101, 102 and this, and let's say at 200 we are calling again sum, and this is 201. And here let's say we have gone to address 300, which is sum, it is running. Okay, and here at 350 it is calling xyz. xyz is starting at, let's say, 600. I'm just making the same example again to make you understand. And here at this it is finishing. Now see this, right now the value of PC program counter is 100. अब 100 से जब हम इस इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे तो ये 101 हो जाएगा. जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने से पहले हमारे पास एक मेमोरी स्टैक होगी. ये क्या है? मेमोरी स्टैक. फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन में, फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन में स्टैक नहीं थी. उसके अंदर हम किसी भी एड्रेस को कभी भी एक्सेस कर सकते थे. वहाँ पे फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट नहीं था. स्टैक के अंदर वो कॉन्सेप्ट होता है, तो इसीलिए वो कामयाब नहीं था. ये कामयाब है. देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जब एग्जीक्यूट किया तो हमें पता चला कि 300 नाम के एड्रेस पे हमें जाना है. तो बिफोर अपडेटिंग दिस 101 to 300 we have stored 101 here, and then we have updated to 300, and then we have run this function at 350. When this will become 350, after this fetching it will become 351, and at execution हमें पता चला कि हमें 600 पे जाना है. So before updating this to 600 we have stored 351 here, and now we have changed it to 600. Then we can run it, and after that when we wanted to return we will take the top of the stack. हम सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक को लेंगे और 351 पे हम यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि जब अब टॉप यहाँ पे रिटर्न होना होगा तो ये क्या करेगा, इस प्रोग्राम काउंटर को इनिशियलाइज कर देगा टॉप ऑफ द स्टैक से. सो व्हाट इट मीन्स इज, सी प्रोग्राम काउंटर कैन बी इनिशियलाइज्ड विद, लेट्स से, memory at top like this, nothing else. Okay, and then when we finish this, and again we can update our program counter with top of the stack, because जब ये हमारा हो गया तो हम इसको पॉप कर देंगे. हम नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर इस तरह से डिज़ाइन होगा एट मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन कि वो अपने आप पॉप कर देगा. एंड देन वी कैन गो टू 101, और उसके बाद ये चलता रहेगा 102, 103, एंड देन व्हेन इट कम्स टू 200, तो 200 पे ये पूरा खाली है. फिर दोबारा से जब ये कॉल होगा तो ये 201 होगा. फिर उसके बाद हम यहाँ पे 201 को स्टोर कर देंगे.
फिर ये 201 से 300 हो जाएगा. वाई? बिकॉज एट द टाइम ऑफ फैचिंग इट विल इंक्रीमेंटेड एंड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वी विल गेट टू नो दैट कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करनी है, हमें जंप करना है. इसीलिए इसको इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे इस एड्रेस को 300 लोड करने से पहले हम पुराना एड्रेस स्टोर कर लेंगे. यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है. छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि while calling you are not just calling the function, you are supplying some parameters also and it can be solved very easily here. देखो, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं लेट से मेन से, तो हम कॉल ऐसे करते हैं सम a कॉमा b. तो ये पैरामीटर्स भी हमें पास करने हैं. हमें सिर्फ कॉलिंग एड्रेस नहीं चाहिए, रिटर्निंग एड्रेस नहीं चाहिए. ठीक है, कॉल एंड रिटर्न में सिर्फ कॉलिंग एड्रेस और रिटर्न एड्रेस नहीं चाहिए, हमें ये पैरामीटर्स भी चाहिए. ठीक है, एंड हमें रिजल्ट भी चाहिए जो पास होगा. तो वो सारा काम यहाँ पे आसानी से हो सकता है. कैसे? हमने जो ये स्टैक बनाई इसको जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो. इसको क्या करो, जब आप ये रिटर्न एड्रेस स्टोर करते हो, लेट से हमें 101 पे रिटर्न होना है 100 से कॉल करने के बाद, तो हमने यहाँ पे रिटर्न एड्रेस स्टोर किया 101. उसके साथ साथ हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स भी स्टोर करते हैं. ये स्टैक है, स्टैक के अंदर लोकल वेरिएबल्स स्टोर होते हैं. आपको याद आ गया होगा. हीप के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेटेड मेमोरी स्टोर होती है. तो इसी तरह से हम यहाँ पे अब ए को असाइन कर सकते हैं, बी को यहाँ पे हम असाइन कर सकते हैं. ठीक है, एंड वी कैन स्टोर the other formal parameters and actual parameters. These are actual parameters and then we can store the formal parameters. And जब हमें वैल्यू रिटर्न करनी होगी, लेट से हम यहाँ पे ये वाला हमारा कौन सा है, सम. ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या होगा, मेन वाली स्टैक होगी. मेन वाले में होगा ए बी और ये कॉपी हो जाएगा. लेट से हमने जो यहाँ पे सम वाला फंक्शन लिखा है उसमें भी फॉर्मल पैरामीटर्स ए बी हैं. ये वाले एक्चुअल होते हैं जो हम पास करते हैं और ये वाले फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे पास यहाँ पे कैच करती हैं वैल्यूज़. तो अगर मैं इसको लेट से x और y बना दूँ, तो सम के अंदर क्या है, x एंड y, a और b हमारे मेन में. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू थी 10, यहाँ पे वैल्यू थी 20, तो वो सेम वैल्यूज़ यहाँ पे हम सप्लाई कर देंगे. ठीक है, अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे जब सप्लाई हो जाएंगी तो हम यहाँ पे मैनिपुलेशन करेंगे और जब हमें कुछ रिज़ल्ट लिखना होगा वापस, तो हम रिज़ल्ट को यहाँ पे रिटर्न करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे कैच कर सकते हैं कि रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे एक वेरिएबल हो सकता है जिसके अंदर रिटर्न वैल्यू पास होगी. ठीक है, तो इस तरह से ये स्टैक, मेमोरी स्टैक हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे रहा है. ठीक है, तो हमने क्या किया, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट ये है हमारा स्टैक पॉइंटर, जिसको मैंने यहाँ पे बोला था ना टॉप. ये टॉप की जगह लेट से मैंने बोला स्टैक. टॉप तो हम जनरल भाषा में बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्टैक पॉइंटर. तो हमने क्या किया, स्टैक पॉइंटर के अंदर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू डाल दी कॉल करने समय. देखो दोबारा से, जब हमने इस इंस्ट्रक्शन को फैच किया तो हमारी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 100 से 101 हो गई. लेकिन जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट करने में कंट्रोल को 300 पे पहुंचाने से पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को मेमोरी स्टैक पे डाल देते हैं. जो हमारे पास स्टैक है उसमें हम 101 डाल देते हैं क्योंकि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 101 है, अभी उसको हमने वहाँ पे पहुँचा दिया. And then we can increment stack pointer so that the next value can be stored here, next address can be stored here. And program counter के अंदर effective address डाल देंगे. effective address मतलब कि 101 से इसको हम चेंज कर देंगे 300 पे, कि ये नया जो एड्रेस आपको जाना है जिस पे वो है 300. So ये 3 इंस्ट्रक्शंस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिफोर कॉलिंग अ function or before calling a subroutine. And at the time of return what we can do is, क्योंकि स्टैक पॉइंटर अभी empty वैल्यू पे पॉइंट कर रहा है, हमें तो 101 पे रिटर्न करना है, तो what we will do is sp माइनस माइनस, स्टैक पॉइंटर को माइनस माइनस किया, and then
प्रोग्राम काउंटर के अंदर इफेक्टिव एड्रेस को हमने अपलोड कर दिया, और इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा हमारा, अभी इफेक्टिव एड्रेस कहाँ पे है, इफेक्टिव एड्रेस इज एट मेमोरी स्टैक पॉइंटर, क्योंकि इसको माइनस माइनस करते ही ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्या है, ये स्टैक पॉइंटर है, और ये क्या है, मेमोरी। तो मेमोरी का स्टैक पॉइंटर से हमने पीसी को अपडेट कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन रन फंक्शन कॉल्स। यस सर, इसके पीछे वाला जो भी आपने तरीका बताया उसमें मतलब आपने ये बताया कि जो कोड हम नीचे जो लिख रहे हैं उसके ऊपर हम एड्रेसेस जो फंक्शन उसको कॉल कर रहे हैं वो कर लेंगे। और सर वहां पे जो प्रॉब्लम आ रहा था रिकर्शन का, तो सर ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी आ सकता है ना कि स्टैक में भी इतना ओवरफ्लो हो जाए। हाँ, ये प्रॉब्लम इसीलिए तो यहाँ पे भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए क्या होता है कि जब आपके पास बेस कंडीशन नहीं होती है, लेट से आप रिकर्जन के अंदर बेस कंडीशन ना लिखो, तो होगा ये कि एक समय पे आपकी स्टैक भर जाएगी पूरी और आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास रिकर्जन में एक बेस केस होता है, और बेस केस पे जाके हमें बंद करना पड़ता है, और हम वहाँ पे जाके बंद करेंगे और फिर वैल्यूज़ रिटर्न होना शुरू होंगी। लेकिन जो हमने पढ़ा था सब रूटीन के अंदर एड्रेस स्टोर करने का, उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, हम वेरिएबल्स स्टोर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सब रूटीन के ऊपर कितना स्पेस छोड़ोगे आप, हर सब रूटीन के ऊपर अगर आप एक सब रूटीन के ऊपर स्पेस छोड़ोगे एक एड्रेस का, तो आपके पास दूसरा एड्रेस होल्ड करने की जगह नहीं है। आप 10 का एड्रेस छोड़ोगे, 10 एड्रेस स्टोर करने की जगह छोड़ोगे, तो 10 के बाद फिर 11वीं की जगह नहीं है। और वो जितनी भी जगह आप छोड़ोगे वो हर फंक्शन के लिए फिक्स रहेगी। फिर अगर आप एक भी स्टोर करते हो तब भी वो 10 की ही जगह छोड़ेगा। अगर आप 50 फंक्शन कॉल करोगे और एक 10 एड्रेस की जगह छोड़ रखी है, तो 50 फंक्शंस के अंदर 10 एड्रेस स्टोर करने की जगह रहेगी ऊपर, जो कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। बट यहाँ स्टैक मेमोरी के अंदर हमारे पास एक फ़ायदा क्या है, आप फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन आपके पास एक डायनेमिक तरह से स्टैक अपवर्ड ग्रो कर सकती है। वो प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी है कि ये कभी भी फुल हो जाएगी, बट देन आप अगर 50 फंक्शंस कॉल कर रहे हो और हर फंक्शन के अंदर 10 पॉइंटर्स को स्टोर करने की जगह ऊपर छोड़ रहे हो, तो आपके पास, और आप स्टोर नहीं कर रहे हो एक भी, एक ही स्टोर कर रहे हो, तो 9 खाली रह रही है, यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रही है उस हिसाब से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। So this is all about our this call and return.